अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 6 सेमेस्टर की और हम कर रहे थे सरताज महमूद के नोट्स। ये चैप्टर 8 था जिसमें कंटूर इंटीग्रेशन की हम टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, ये वाली असाइनमेंट तक, और ये मैंने कहा था ये दोनों आप कर लेना क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा लिए हैं। अब ये भी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, देखते हैं ये टाइप 1 का कैसे है। शो दैट इंटीग्रेशन देखो 0 से 2 पाई की तरफ है और टाइप 1 में यही था कि इंटीग्रेशन हमें 0 से 2 पाई की तरफ मिले और अंदर फंक्शन या काज का हो या साइन का। तो ज़ाहिर है वो हमें नज़र आ रहा है। ए बटे के नीचे देखो ए प्लस बी इंटू काज थीटा लिखा है, तो ये काज का फंक्शन है, तो ये टाइप 1 होगी। अब वो कहते हैं कि ये शो करना है कि इसकी इंटीग्रेशन आती है 2 पाई a/a² - b² की होल पावर 3/2 वेयर a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है 0 से। तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी सॉल्व हाँ, ऊपर क्वेश्चन में स्केयर वाली चीज़ है, तो हम पहले स्केयर वाली को बगैर को सॉल्व करेंगे। क्या है ये हमें पता है, फर्स्ट सॉल्व टू शो दैट, ये हमें पता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है कि ये इसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये करवाया हुआ है। इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करें अगर, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए के लिहाज से इसे इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करें। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ़्ट साइड में भी देखें, वो जो डिनोमिनेटर में उसे ऊपर शिफ्ट कर दें, फिर आगे राइट साइड में जो है उसका सिंपली वो जो है ऊपर तो 2 पाई है वो इधर कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और जो नीचे है उसे ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे, पावर जो हो जाएगी माइनस में। ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आता है, लेकिन जब वो ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ए के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो सिंपली डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव लिया तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। मतलब कि अगर आपको ये जहन में ना हो ये डायरेक्ट वैल्यू, तब आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये सोल्व करने के बाद आप डेरिवेटिव लेना, तो आपका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व वैसे ही करना जैसे टाइप 1 को करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब इसी तरह ये भी है, ये देखो, हाँ, ये वाला सवाल क्या है, डी थीटा ओवर ए प्लस कास थीटा का स्केयर इज इक्वल टू पाई ए ओवर a² - 1/3/2। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे अभी टाइप 1 नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, यहाँ पे ऊपर पाई है नीचे 0 है। टाइप 1 के लिए ऊपर 2 पाई होना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये आ रहा है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। पहले देखते हैं, कंसीडर 0 से लेकर पाई तक, और ये हमें पता है थीटा के लिहाज से ये इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो कास थीटा, थीटा की जगह आप माइनस भी रिप्लेस करो तो क्या होगा, असल में हम जब कास थीटा के थीटा को माइनस से रिप्लेस करें, और ये कास थीटा जो है ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, इसका थीटा रिप्लेस करने से भी ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो जब इस तरह की का सीन हो तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसकी लिमिट्स को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक है, इसे हम 0 से लेकर 2 पाई और साथ में 1/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इवन फंक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। वैसे भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर कैलकुलस में पढ़ा हुआ है ये वाले, वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट थे, कोई 5-6, उनमें से ये एक रिज़ल्ट है कि हम इसकी लिमिट्स को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज करने के बाद क्या होगा, अब हम ये टाइप 1 बन गई है, 1/2 साथ है और बाकी अंदर टाइप 1 है, तो उसे टाइप 1 से कैसे सोल्व करेंगे, जेड की जगह ई की पावर आयोटा जी रखें तो डी थीटा आ जाता है, डी जेड बरा आयोटा जेड, और यहाँ से अब कॉस थीटा की जगह हमने 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z रिप्लेस करना है। वो इधर रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके जो डिनोमिनेटर में है उसके पोल निकाल लेंगे और पोल चेक करेंगे अंदर कौन से आते हैं और बाहर कौन से। ठीक है,
तो ये जो एक माइनस वाला एक प्लस वाला है वो इसके इनसाइड लाई करेगा, जो दोनों माइनस वाले हैं तो ये आउटसाइड लाई करेगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बता दिया हुआ है। तो अब जो अंदर लाई करता है बस उस पर हमने रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू सिंपल होगा, सिंपल फाइंड करना, जेड माइनस अल्फ़ा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इधर काशी रेसिड्यू फार्मूला लगाएंगे, काशी रेसिड्यू थ्योरम, और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब इसका हमें डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं था पता, इसलिए हमने ये यूज़ किया, यहाँ तक कर लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर आंसर इसका नहीं चाहिए, हमें उसके स्क्वायर वाले का चाहिए। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे एक के लिहाज से। डेरिवेटिव लेने के बाद ये प्रूफ हो गया। अब साइन की बारी आ गई। इवेल्यूएट 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, तो आगे ए माइनस बी साइन थीटा है, तो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है मज़ीद 0 से। तो हम इसको स्केयर के बगैर पहले कंसीडर करेंगे, उसको टाइप 1 से सोल्व करेंगे। z इज़ इक्वल टू दिस वन एंड डी जी ये आ जाएगा, इस यहाँ से हमें डी थीटा मिल जाएगा, और साइन की जगह भी इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमें मिल रहा है वो है ये। अच्छा, अब ये देख लें जेड स्केयर का कोफिशेंट यहाँ पे बी है, तो अब याद रखना जब हमने फैक्टर बनाने हैं साथ में बी ज़रूर लिखना है। यहाँ पे पोल फाइंड करते हैं, और एक इनसाइड लाई करेगा एक आउटसाइड। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में सब बता दिया कैसे। ठीक है, तो ये दोनों प्लस वाले हैं, ये आउटसाइड लाई करेगा, और ये दोनों एक माइनस वाला एक प्लस वाला, और ये इनसाइड लाई करेगा। जो इनसाइड लाई कर रहा है हमने सिर्फ उस पर ही रेसिड्यू फाइंड करना होता है। रेसिड्यू फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड को हम बी टाइम्स ये लिखेंगे, जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस बीटा। बी क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, कि ये जो जेड स्केयर है ना इसका कोफिशेंट जो है उसको भी साथ लिखते हैं। अब यहाँ से जब हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ तो हमें इसका रेसिड्यू मिल जाएगा। अब बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम फार्मूला लगाया, काशी रेसिड्यू थ्योरम के बाद यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे एक के लिहाज से, क्योंकि हमें स्क्वायर में उसका आंसर चाहिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी इसकी लिमिट देख लो 0 से 2 पाई तक है। इसको टाइप 1 वाला बनाना है। अंदर तो हमें पता है काज का फंक्शन है, तो ये टाइप 1 का बन सकता है, और काज है भी इवन फंक्शन। तो इवन के लिए हम ये चीज़ लगा लेते हैं कि उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो लिमिट है ऊपर वाली वो चेंज करके पाई से 2 पाई लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे अब हमें पहले तो ए बी वो जनरल था ना, अब यहाँ पे हमें रियली कोई रूट्स मिलेंगे, और हमने इनको देखना होता है ये यूनिट सर्कल के इनसाइड लाई करते हैं या यूनिट सर्कल के आउटसाइड लाई करते हैं। यूनिट सर्कल क्या है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि ऐसी सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, हर तरफ से 1 हो और सेंटर 0 हो, तो इस तरह से कोई सर्कल बनेगी वो यूनिट सर्कल होगी। और जो पोल आएंगे अगर तो वो इसके अंदर आए, इनसाइड आएँ, तो उन पर हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे, और अगर जो पोल इसके आउटसाइड लाई करते हैं उन पर रेसिड्यू फाइंड नहीं करने होते। तो यहाँ पे जब सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया हमारे पास, यहाँ से हमें एक Z0 मिला, और Z0 जो है वो उसके बिल्कुल सेंटर पे लाई करता है। 0 पर हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे -1/2, ये तकरीबन यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ तक इसकी लेंथ 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो 1/2 इधर आएगा, और -2 है इधर नहीं, इधर आएगा क्योंकि ये x की वैल्यू है। लेकिन जो भी है इसके इनसाइड तो आ रहा है, और -2 है ये बाहर आएगा। हमने 0 और -1/2 पर रेसिड्यू फाइंड करने हैं, दो पोल पर। -2 पर रेसिड्यू फाइंड नहीं करने। तो करते हैं फाइंड। ये आप z इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। काफ़ी आसान है, फैक्टराइज तो आपको आनी चाहिए। क्लियरली Z0 और z इज़ इक्वल टू -1/2 लाइज इनसाइड द सर्कल दिस वन। चलें फिर 0 पर रेसिड्यू फाइंड करते हैं। 0 पर रेसिड्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा ये z से कैंसिल, और इसकी जो हमने ये किया, ये मैंने बोला था कि साथ में ये भी लिखना है,
जेड स्केयर का कोफिशेंट, यहाँ पे जेड स्केयर का कोफिशेंट 2 है तो इधर 2 भी आएगा। ठीक है, जेड तो पहले से ही बाहर था, 2 भी आएगा और साथ में ये 2 आएंगे। जेड जेड से कैंसिल, बाकी जो रह गया वहाँ पे जेड की जगह लिमिट पुट करें। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास रेजिड्यू आ गया 1/2 0 पर। अब -1/2 पर देखते हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बाकी जो बचेगा वहाँ पे -1/2 पुट करते हैं। -1/2 पुट करने के बाद हमें -1/2 रेजिड्यू मिल जाएगा। यहाँ पे रेजिड्यू हमारे पास दो हैं, यहाँ दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम हो गया 0 और इस रेजिड्यू का सम जो 0 है, तो इसलिए इसके इंटीग्रेशन पे जब हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 पाई समेशन आर की जगह 0 है और ये सारा 0 से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस कंटूर इंटीग्रेशन का आंसर 0 होगा। शो दैट 0 से पाई ए डी थीटा ओवर ए स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर स्क्वेयर रूट 1 प्लस ए स्केयर वेयर ए इज़ ग्रेटर 0। अच्छा, ये भी एक फंक्शन कौन सा है, ये भी इवन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि साइन स्केयर है, साइन के ऊपर स्केयर है तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया है, अच्छा, एक और बात है, साइन स्क्वायर की जगह पहले डबल एंगल का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया। पुट फाई इज इक्वल टू 2 थीटा और थीटा इज फ्राम पाई, तो फाई 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से ही इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, सब्सटीट्यूशन करने से ही इसकी लिमिट चेंज हो गई है। वैसे आप सब्सटीट्यूट ना करते तो हाँ फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाना था। आप ऐसे भी कर सकते थे कि साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते, लेकिन वो जब स्केयर हो जाना था तो z की पावर 4 वाला पोलिनोमियल बन जाना था, वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाना था। आपने यहाँ पे 1/2 और यहाँ से 2 पाई तो कर लेना था, लेकिन जब साइन की जगह वैल्यू पुट करनी थी ना, तो वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें बहुत ही लेंथी z की पावर 4 वाला पोलिनोमियल मिल जाना था। तो फिर वहाँ से रेजिड्यू भी फाइंड करने निकालने थोड़े मुश्किल हो जाने थे, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाना था। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको पहले डबल एंगल में कन्वर्ट किया, फिर सब्सटीट्यूट की वैल्यू फाई इज इक्वल टू 2 थीटा और इसकी लिमिट भी फिर चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जब हमने कहा फाई है 2 थीटा के इक्वल, तो हमारे पास यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की जब वैल्यू 0 होगी तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी भी लोअर लिमिट 0 है। अब अपर लिमिट की बात करते हैं। जब थीटा की वैल्यू पाई है तो फाई की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो 2 पाई होगी, फिर ऊपर अपर लिमिट फाई की वैल्यू 2 पाई होगी। ठीक है, तो हमें ये बस सब्सटीट्यूट करने से ही टाइप 1 की इंटीग्रेशन मिल गई है 0 से 2 पाई तक। और अंदर जो है, अंदर जो चेंजिंग हुई है फंक्शन के ऊपर, वो भी हम रिप्लेस करेंगे, यानी कॉज फाई अब थीटा की जगह सारे का सारा फाई का काम है। ठीक है, बाकी सारे का सारा आप देख सकते हैं, ये सारा टाइप 1 की इंटीग्रेशन बन गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे काज फाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, लेट z इज इक्वल टू दिस वन डी फाई की जगह ये और काज फाई की जगह 1/2 z प्लस 1/z। ठीक है, ये यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे और हमें अब मिल जाएगा ये चीज़। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हमें ये मिला। यहाँ पे अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फार पोल ऑफ दिस वन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जो इसके डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से हमें 2 पोल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, इधर हमें बताया गया है ए की वैल्यू ग्रेटर 0 है। अब ए की वैल्यू से ही हमें पता चलेगा कौन से इनसाइड लाई करते हैं और कौन से आउटसाइड। ठीक है, तो ये देखें, वैसे क्लियर है, ये प्लस वाली टर्म है, ये भी प्लस वाली, तो ये आउटसाइड लाई करेगा। ये प्लस का और ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ये है कि आपने प्लस माइनस वाला देखना है।
एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो ये इनका सब्ट्रैक्शन 1 से लेस हो जाएगी। ठीक है, तो बी वाला जो है बीटा वाला ये इनसाइड लाई करेगा। इस पर अब हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो चूंकि यहाँ पे जेड स्केयर के का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, जेड स्केयर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ साथ में सिर्फ 1 आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो ये बीटा वाला फैक्टर उससे कैंसिल हो गया। और उसके बाद जब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा की, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिल जाएगा। देन बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम हम काशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आगे असाइनमेंट है, इवैल्यूएट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, और शो दैट दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन वेयर ए इज़ ग्रेटर वन। ठीक है, वो असाइनमेंट थी। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्या है, फंक्शन तो काज मतलब काज वाला ही है, लेकिन ऊपर देखें तो डबल एंगल है। यहाँ से देखें 0 से 2 पाई है, ये ठीक है, यानी कि टाइप 1 बन रही है। लेकिन अब देखें अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे सोल्व करना है। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हमने इसे क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले जो डबल एंगल है ऊपर वाले को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात याद रखें, आपको ये चीज़ पता है, बिल्कुल पता है, ई की पावर ये 2 आयोटा थीटा क्या है, या आयोटा 2 थीटा लिखता हूँ इसे, आयोटा 2 थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। और इसका रियल पार्ट है cos 2 थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है sin 2 थीटा इसी का। ठीक है, अगर मैं साथ लिख दूँ रियल ऑफ दिस वन, इट मीन्स के खाली cos 2 थीटा आएगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे रियल की जगह इमेजिनरी, देन यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं आएगा और आयोटा भी नहीं आएगा, सिर्फ sin 2 थीटा आएगा। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट लिखना है, हमने पूरा आयोटा नहीं लिखना। वो जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो जब इमेजिनरी लिखेंगे तब साइन 2 थीटा अगर होता तो यहाँ पे हमने लिखना यही था, लेकिन रियल की जगह इमेजिनरी लिख देना था। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा को हम e की पावर 2 आयोटा थीटा का रियल पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी जगह साइन 2 थीटा होता तो हमने बाहर सिर्फ ये करना था, इधर इमेजिनरी लिख देना था। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी नीचे जो है वो सेम उसी तरह रिप्लेस करेंगे जैसे टाइप 1 में रिप्लेसिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जेड की जगह ये ई आयोटा थीटा और डिफरेंशियल लेंगे, डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 2 कास थीटा की जगह जेड प्लस 1/2 जेड, यान कास थीटा कह लो 1/2 जेड टाइम, वो बस उन्होंने ऐसे ही लिखा है। लिखने के बाद क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आप इसकी जगह 1/2 लिखो, ये 2 ना 2 को आप रहने दो, तो फिर इधर जब 1/2 आएगा वो 4 से कैंसिल होके 2 ही बन जाएगा, यही चीज़ बन जाएगी। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। आपने चूँकि फार्मूला इसका इस तरह पढ़ा है ना 1/2 टाइम, तो आप यही जहन में रखें, आप इसको रहने दें। वैसे ये भी सेम चीज़, या 2 इसके साथ ले जाएं तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस 1/z। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे अब हम इसे। हाँ, लेकिन जब हमने आयोटा थीटा की जगह जेड रिप्लेस किया, देन ऊपर जो था वो देखें, ई आयोटा थीटा की जगह जेड है, तो दोनों तरफ स्केयर करें तो ये आ जाएगा 2 आयोटा थीटा। तो ये 2 आयोटा थीटा की जगह आ गया जेड स्केयर। ऊपर अब आ गया जेड स्केयर, लेकिन साथ में रियल आएगा। इस रियल का क्या काम है ये एंड पे हमें पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वेयर सी इज जेड यूनिट सर्कल। और अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकालते हैं, एक -2 आया और एक -1/2। ओनली दिस वन लाइज इन साइड एंड दिस वन लाइज आउटसाइड द कंटूर यूनिट सर्कल। और हम सिर्फ इस पे रेसिड्यू फाइंड करेंगे -1/2 वाले पे। और एक और बात देख लें चीज़ के, जेड स्केयर का कोफिशिएंट 2 है, तो साथ में फैक्टर के साथ 2 भी आएगा।
ये 2 आ गया और साथ में 2 फैक्टर, एक फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, और बाकी में वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो 1/12 आ गया। अब देखें इसको रिक्वायर में पुट करें, देन बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम रियल पार्ट ऑफ दिस वन इज़, इधर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब इस रियल का क्या कमाल है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। रियल का ये कमाल है कि रियल नंबर होता है, ये योटा योटा से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, और 2 यहाँ से कैंसिल होके π/6 हो गया। तो रियल वैल्यू ऑफ π/6 है, तो वो रियल है ऑब्वियसली, उसका जवाब π/6 ही आएगा। मैं एक आपको बात बताऊं, अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे आपके पास अगर आता रियल ऑफ π/6 टाइम्स आयोटा, तो इसका आंसर π/6 नहीं था होना, इसका आंसर होना था सिर्फ 0। कैसे 0 होना था मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मज़ीद आएंगे, आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना, मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, ये अयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे आपके पास आता π/6, हाँ इधर अयोटा लगा लो, प्लस यहाँ पे 2π लगा लो, इसके साथ रियल है। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये मिलता है रियल ऑफ 2π प्लस π/6 आयोटा, तो इसका सिर्फ रियल पार्ट 2π बनता है, तो इसका आंसर सिर्फ 2π आना था। और अगर बाहर इमेजिनरी लिखा होता, इमेजिनरी, देन इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ π/6 आना था, ठीक है π/6 आना था, 2π नहीं था आना। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पे π/6 ही है, इधर रियल पार्ट ही लिखा है। वैसे भी हम π/6 प्लस 0 अयोटा इसे लिख सकते हैं, और इसका रियल पार्ट जो है ऑब्वियसली π/6 है, तो ये π/6 इसका आंसर आएगा। यही हमने प्रूव करना था और प्रूव हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। शो दैट 0 से लेकर 2π तक कॉस स्क्वायर 3 थीटा, उसका एंगल 3 टाइम्स है और ऊपर स्क्वायर भी है, बटे के नीचे 1 - 2p cos 2 थीटा प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, एंड p की वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान है, जो कि 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। अब हम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। cos स्क्वायर थीटा था 3 थीटा था, तो वहाँ पे डबल एंगल का फार्मूला लगाया तो 3 की जगह 6 आ जाएगा उसकी वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद, और नीचे cos 2 थीटा था वो ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ ऊपर वाला तो हम उसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे क्लियर है। क्योंकि ये कॉज है तो हम साथ में रियल शिफ्ट कर देंगे, अगर साइन होता तो हमने इमेजिनरी शिफ्ट करना था। नीचे ऐसे ही रहने देते हैं। अब नीचे में सब्सटीट्यूशन करते हैं, ये वाली सब्सटीट्यूट करते हैं दिस वन, और ये फिर क्या करेंगे हम, ये चीज़ देख लें। 2 cos 2 थीटा है तो इसकी जगह आएगा z² प्लस 1/z², ये आएगा। क्योंकि एंगल डबल है तो इसकी जगह z² प्लस 1/z² आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, उसकी जगह ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रियल ने साथ साथ आना है। अब बटे के नीचे सारा सिंप्लीफाई होके इसके रूट बन गए हैं, मतलब इसके फैक्टर ये बन गए हैं, और यहाँ z² का कोफिशिएंट 1 है तो ये बन गया। अब देखते हैं ये पोल इनसाइड लाई करते हैं या आउटसाइड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी आसान बात है। हमारे पास ये पोल आए, 1 2 ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 4 पोल आए हैं। तो जो इनसाइड लाई करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ,
पी की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर 1 के दरमियान थी, ठीक है। अब पी की वैल्यू इनके दरमियान आ रही है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो वो अगर 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, वो ज़ीरो नहीं है, तो ये वाले दोनों जो हैं इसके इनसाइड में लाई करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें इसके रेसिप्रोकल की, तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों आउटसाइड लाई करते हैं। आप चाहे मिसाल के तौर पर करके देख लें, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर पी का ले लें, 1 नंबर पी की वैल्यू अगर लें आप 0.5 ले लें, तो उसका जब जज़र लेंगे तो वो बन जाएगा तकरीबन 0.7071 समथिंग। तो जब इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1 नंबर 0.717707, तो ये 1.4 समथिंग हो जाएगी, यानी कि 1 से बड़ी हो जाएगी। इसी तरह ये सारी की सारी जो रेसिप्रोकल वाली वैल्यू हैं ये 1 से ग्रेटर रहेंगी और ये आउटसाइड लाई करेंगी। तो जस्ट ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इनसाइड लाई करेंगी और हमने इन्हीं पर ही हमने रेसिड्यू फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इन पर रेसिड्यू फाइंड करने के लिए इनके पहले फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। 4 फैक्टर बन रहे हैं, 4 के लिए ये वाले तो आउटसाइड हैं, तो इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा ही करके लिख लेते हैं। और ये जो जिनके दो अलग अलग रेसिड्यू फाइंड करने हैं, इनको हमने फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख लिया ताकि ये कटिंग हो जाए, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगा एक, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें पहला रेसिड्यू ये मिल गया। अब माइनस जज़र पी पे जब फाइंड करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा एक और रेसिड्यू 1 + p³/2 × 1 - p²। ये दो रेसिड्यू मिल गए। अब दोनों रेसिड्यू का सम कर लिया तो p² - p + 1/1 - p आ गया। अब इसमें काशी रेसिड्यू फार्मूला लगाएंगे, बराबर आ जाएगा 1/2 रियल ऑफ दिस वन। अब देखना यहाँ पे रियल पार्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन के बाद आयोटा से कैंसिल हो गया और हमें मिला ही रियल है। तो जब रियल मिला तो ये रियल एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आई है। तो ये साथ में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये जो जवाब आ गया यही फाइनल आंसर था। अब क्या है, इवेल्यूएट 1 0 से लेकर 2 पाई है जो कि टाइप 1 है ज़ाहिर करती है। हमने इसको इवेल्यूएट करना है, इसका आंसर निकालना है। और ऊपर क्या है 1 + 2 cos थीटा की पावर n × cos n थीटा, और नीचे है 3 + 2 × cos थीटा। ऊपर क्या करेंगे, हम रियल लेंगे, रियल वैल्यू, और इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसकी जगह हम ये रिप्लेस करेंगे e⁻n आयोटा थीटा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया, बाकी सारे को एज इट इज़ लिख दिया। एज इट इज़ लिखने के बाद अब हम रिप्लेस कर देते हैं z की जगह ये d थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी 2 cos थीटा। 2 cos थीटा लिख लो, यहाँ खाली cos थीटा और इधर 1/2 लिख लो, एक ही बात है, उसकी जगह ये आ जाएगा। और फिर इसमें जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे ऊपर में भी इधर भी सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अब क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये, हाँ बिल्कुल, ऊपर हमें ये मिल गया। आप z n को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो क्योंकि इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है। उन्होंने वैसे कामन किया है, आप कामन की बजाय अंदर मल्टीप्लाई कर लो फिर भी यही चीज़ आएगी। कैसे, अगर यहाँ पे ये इसको z n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पहली टर्म के साथ z आएगा, n को नहीं मल्टीप्लाई करना, n तो उसकी पावर में है क्योंकि उसकी पावर सेम है। तो z अंदर जाके इधर z हो जाएगा, इधर जाके z² हो जाएगा और इधर जाके कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो z² + z + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा और फिर क्या होगा, कोई साथ में एक्स्ट्रा z नहीं आएगा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा z यहाँ पे शो हो रहा है ये नीचे से ऊपर गया है z, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला z ये है, बाकी जो है जो मैं कह रहा हूँ
या तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से कॉमन लेके नीचे शिफ्ट कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे करके इसे कैंसिल कर दें। तो यहाँ जैसे मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा आसान है कि इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा और नीचे भी कुछ हमें कॉमन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर तो उन्होंने कॉमन करके नीचे शिफ्ट किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉमन की बजाय आप जो बाहर है उस वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाला सिंगल जेड है ये नीचे से एलसीएम लेने के बाद यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3z आया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर आया और खुद ये 1 रह गया, लेकिन जो इनके नीचे था जेड वो ऊपर शिफ्ट हो गया, वो ये है। ठीक है, अब इसे रेज करूँ, हाँ ये चीज़ कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई। अब हमने यहाँ पे पोल फाइंड करने हैं, जेड स्क्वायर प्लस 3z+1, इसको आप इंटीग्रेट वो करें, फैक्टर बनाएं तो फैक्टर से हमें पता चल रहा है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, ये जो है आउटसाइड लाई करती है और ये इनसाइड लाई करती है। आप चाहे कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन सिंपल एंड शार्ट ट्रिक कि ये माइनस का ये प्लस का और ये इनसाइड ही लाई करेगा, ये दोनों माइनस के हैं, ये आउटसाइड लाई करेगा। अब हम नीचे चलते हैं, रेसिड्यू फाइंड करते हैं जो इनसाइड लाई करता है। तो रेसिड्यू के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने के बाद लिमिट पुट करेंगे और इसका रेसिड्यू n की शक्ल में आ जाएगा, पावर n की शक्ल में। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद तो ये सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम जब नीचे देखेंगे यहाँ पे रेसिड्यू की वैल्यू पुट करेंगे और रियल पार्ट ऑफ दिस है, तो ये रियल पार्ट में आयोटा कहीं भी नहीं है, तो ये सारे का सारा एज इट इज़ आ जाएगा, यही आंसर होगा हमारा। अब एक और क्वेश्चन है, शो दैट, ये क्या क्लिक हो गया, शो दैट 0 से लेकर 2 पाई cos की पावर 2n थीटा डी थीटा इज इक्वल टू दिस 1.3 पॉइंट नहीं है 1 × 3 × 5 अप टू 2n-1/2 × 4 × 6 × 2n, साथ में 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने प्रूव करना है। यहाँ फिर इसका फैक्टोरियल की शक्ल में अगर लिखें तो ये आंसर होता है, ये दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही हमने z = e आयोटा थीटा पुट कर दिया और d थीटा = दिस 1, cos थीटा की जगह 1/2z प्लस 1/z, और ये रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो बटे के नीचे देखें आप z की पावर 2n+1, क्योंकि यहाँ पे होल पावर 2n है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक बटे के नीचे भी z मिल रहा है ना, ये वाला। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफिकेशन होगी, नीचे था z की पावर 2n और ये जब साथ मिलेगा तो 2n+1 हो जाएगा नीचे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से इसे मज़ीद लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z, यानी कि ऊपर से अगर हम कॉमन करें, अच्छा ये इसे उन्होंने फिर से वैसे ही लिख दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन किया है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करते हैं, ये फालतू स्टेप किया है, इसे रहने ही देते, डायरेक्ट यहाँ से ये लिख लेते तो ठीक था, ये बीच में फालतू स्टेप हुआ है, क्योंकि जब हमने सिंप्लीफिकेशन बाद में फिर से वैसे कर दें, ये 1/2 है, 1/2 के साथ क्या आएगा, उसकी पावर 2n है, तो इसकी पावर 2 की पावर बटे के नीचे 2 की पावर 2n हो जाएगी और साथ में ये वाला आयोटा आया और ये 1/z साथ में ऐसे ही लिख दिया और ये z + 1/z की पावर 2n, इसे ऐसे ही लिख दो, ये वाला स्टेप अजाफी लिखा गया। ठीक है, तो आप ये लिख लेना। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो हाँ, इसकी जगह जो है हमने एक्सपेंशन एक्सपेंड कर दी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, z + 1/z की पावर 2n की एक्सपेंशन एक्सपेंड की तो वो ये आ गया। ये एक्सपेंशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, ये कैसे एक्सपेंड होती हैं। ठीक है,
और साथ में ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगा होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ये एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फॉर रेजिड्यू कोफिशेंट ऑफ, हाँ हमने रेजिड्यू फाइंड करने हैं, मेन मकसद था हमारा इसके रेजिड्यू फाइंड करना, इसलिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखते तो हमें कोई अनडिफाइंड नंबर नहीं था मिल रहा और हमें इसके क्या करना था, उसके इनसाइड में लाई वाला देखना था, तो वो ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाना था और ये इसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाना था, अनडिफाइंड भी हो सकता था। इसलिए हमने एक्सपेंशन वाले तरीके से रेसिड्यू फाइंड किया। जब हमने एक्सपेंड किया तो 1/z का कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में आपको 1/z का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है, ये वाला। ऊपर 2n है, नीचे n है, तो देखते हैं ये चीज़। इसको अगर हम ओपन करें 2n/n को, तो वो ऐसे ओपन होता है। ठीक है, जिसको कम्बिनेशन या परम्यूटेशन कहते हैं। यहाँ इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, NCR, यहाँ इसे शायद NPR से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप अपने कैलकुलेटर पे देख लेना। ठीक है, तो उसका फार्मूला ये डायरेक्ट होता है। तो ये जब हम रिप्लेस करेंगे फिर ये हमारा प्रूव हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अब अगर हम इसकी समेशन को, इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद कैंसलेशन करें, सिंप्लीफिकेशन मज़ीद करें, तो वो वाला रिज़ल्ट भी प्रूव हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे टाइप 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे अगले लेक्चर में हम करेंगे टाइप 2। ये है असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन, ये आप सारे ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आपको पिछले सारे क्वेश्चन आज आ गए हैं तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये भी कर लेना, ये भी आसानी से हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।